या कोई चीज घट गई, उसकी वजह से हमारा जीना दुर्भर हो गया, हमारा जीना मुश्किल हो गया, तो वो क्या है? वो है पॉल्यूशन। तालमेल बना हुआ है, जो तालमेल है वो तो इकोसिस्टम है, और तालमेल बिगाड़ने वाला जो चीज है वो पॉल्यूशन है। तो हमें दोनों चीजें पढ़नी है, तालमेल भी पढ़ना है दोनों के बारे में, और पॉल्यूशन भी पढ़ना है जो बिगाड़ेंगे तालमेल को। दोनों के बारे में हमें जानना है। तो एक तरफ से नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में वीडियो मिल जाएगी, तो केवल समझ लो। तो हमारे पर्यावरण के बारे में, पूरे पूरे पर्यावरण के बारे में हम देखिए कहाँ से चलेंगे। एक तो हम जानेंगे कंपोनेंट, पहली चीज कंपोनेंट, मतलब जैव घटक और अजैव घटक। एक तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जैव घटक कौन कौन से हैं, वो क्या इफेक्ट डालते हैं, अजैव घटक कौन कौन से हैं, वो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण, पूरा जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में क्या क्या चीज आएगी, इकोसिस्टम के बारे में कि इसमें कौन कौन रहेंगे इकोसिस्टम, वो सब जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे हम कि फूड चेन, जो खाना खाया जाता है, उस खाने की जो एनर्जी है वो आगे कैसे जाती है, एनर्जी आगे के लिए कैसे जाती है। और उसके बाद में इसके ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे कि जो एनर्जी जाती है, एनर्जी जब जाएगी तो ऊपर को जाने पर घटेगी या बढ़ेगी, ऊपर को जाने पर मास बढ़ेगा या घटेगा, मास मतलब वजन, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ये सब जानेंगे। एक फूड वेब के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐसी फूड चेन बहुत सारी बनेंगी, इनके बारे में भी जानेंगे। एक एनर्जी का फ्लो किधर से किधर को होता है, 10% का रूल क्या है, और ये जो साइकिल है, जैसे पानी की साइकिल होती है जल चक्र, ऐसे ही ऑक्सीजन का भी एक चक्र होता है, ऐसे कार्बन का भी एक चक्र होता है, नाइट्रोजन का भी होता है। ये कैसे पूरी नेचर में घूमते हैं, और जो हमारे चारों तरफ जो वेस्टेज है, अपशिष्ट है, कचरा है, उससे क्या क्या इफेक्ट आएगा, और ओजोन परत के बारे में। इतनी सब चीजें हमें पूरे इस चैप्टर में जानना है। तुम बीच में क्यों भागते हो? हुँ? या तो क्लास के पहले या क्लास के बाद। नहीं तो कैसे भी करना है तो मैनेज करो इस चीज को, जाओ जल्दी आओ। तुम्हारा दिमाग ही यहाँ नहीं है, काम कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये जो हमारे चारों तरफ है, जैसे हम जमीन पर रह रहे हैं तो स्थल मंडल है, जमीन के ऊपर जो हवा है वो वायुमंडल है, जमीन पर पानी है वो जलमंडल है। तो इस तरह से ये जो पूरा एरिया है पृथ्वी पर, इस पूरे को सबसे पहला भाग हम लिथोस्फीयर के बारे में जानेंगे। लिथोस्फीयर मतलब हमारी पृथ्वी का स्थल, ये स्थल मंडल हो गया जिस पर हम लोग हैं। मतलब इसमें लैंड भी आ जाएगी, भूमि भी आ जाएगी, इसमें रॉक्स चट्टाने भी आ जाएंगी, इसमें सॉइल मिट्टी भी आ जाएगी, और इसमें पहाड़ियां, पर्वत, पठार, ये सब आ जाएगी। तो एक तो हमें इसके बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में जानना है पहले। इसके बाद जो जमीन पर जो पानी है पूरा, उस पानी के बारे में जानना है। वो पानी चाहे महासागर में है, चाहे समुद्र में है, नदी में है, झील में है, भू ग्राउंड वाटर है अंदर वाला, या ग्लेशियर में है, या भू ऊपर है, भू स्तरीय है, ये सब पानी के बारे में हमें जानना है। इसमें तीसरी चीज एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है, पूरा वायुमंडल। इसमें गैस, कौन कौन सी गैस हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में जलवाष्प भी है, वायुमंडल में धूल के कण भी हैं, वायुमंडल में ओजोन की लेयर भी है। लेयर कौन कौन सी हैं, कौन सी लेयर में क्या होता है, ये भी जानना है। और ओवरऑल जो जीव रहते हैं, जीव पानी में भी रहते हैं, जीव पृथ्वी के ऊपर भी रहते हैं, जीव वायु में भी रहते हैं। इन तीनों को मिलाकर के जहां जहां जीव रहते हैं वो है बायोस्फीयर। जहां जहां जीव रहता है, मतलब इन तीनों में कहीं ना कहीं जीव रहता होगा, तो जहां जीव रहता है वो क्या है? बायोस्फीयर। केवल ऐसे ही पूछ लेगा कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायोस्फीयर वो जगह है जहां पर कोई भी जीव रहता है।
वो बायोस्फीयर, यानी वो जमीन पर भी हो सकता है, वो हवा में भी हो सकता है, और वो पानी में भी हो सकता है, वो तीनों जगह कहीं भी हो। अब सबसे पहले केवल हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर की स्ट्रक्चर हमें नहीं करनी है, वो आप ज्योग्राफी में पूरा करेंगे। यहां केवल ये जानना है कि पृथ्वी की जो ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इतना जान लीजिए, ऊपर की परत को क्रस्ट या भूपर्पटी, ऊपर की जो परत है, मतलब ये कह सकते हैं आप जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, जहां पर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वो क्या है, क्रस्ट, भूपर्पटी पर लगाते हैं। इसके जो ठीक नीचे की है उसको मेंटल कह देते हैं, मेंटल कह देते हैं। और बिल्कुल नीचे वाली को इसको एस्थीनोस्फीयर बोल देते हैं। मतलब ये लचीला, ऐसा समझ लीजिए कि ये लिक्विड जैसा ही होता है, लचीला एक तरह से लिक्विड जैसा होता है। तो ये नीचे की परत होती है। अब समुद्र, बाकी में तो समुद्र ही है, लगभग कितना परसेंट भाग है, 70.8% भाग पूरी पृथ्वी का समुद्र है। अगर हम ये कहें पूरी पृथ्वी पर कितने परसेंट पर पानी है, तो लगभग 71 बोल देते हैं, एक्यूरेट बोलेंगे तो 70.8% पर पानी है, बाकी पूरा का पूरा स्थल भाग है। ये जो नीचे जो प्लेटें ये होती हैं, ये प्लेटों में बटी हुई रहती हैं, ये प्लेटें टुकड़े में रहती हैं थोड़ी थोड़ी, इनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेटें। टेक्टोनिक प्लेटें, जो हम कहते हैं भूकंप आ गया, तो भूकंप किसकी वजह से आ गया, ये टेक्टोनिक प्लेटें इधर उधर खिसकती रहती है, मूवमेंट होता रहता है इनमें। तो टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से ही भूकंप आते हैं, उन्हीं की वजह से जब ये हिलेंगी तो महासागर में क्या आ जाएगा, चक्रवात आ जाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं, ज्वालामुखी फट गया, ये सब घटनाएं टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से होती हैं। तो यहां पर हमारे जो 2-3 पॉइंट है जो याद रखने वाले हैं, एक तो यही रखना है कि कठोर परत, सबसे बाहरी परत जो है, इसमें एक क्रस्ट है और एक मेंटल है। ये 2 क्वेश्चन तो हमारे ये वाले आ जाते हैं, क्रस्ट और मेंटल। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें से कि ये बने किस किस के हैं, बने किसके हैं, तो ये बना है सियाल, Si+Al, सियाल बोलेंगे। सियाल का मतलब हो गया Si मतलब सिलिकॉन और प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 चीजें इसमें मुख्य होती हैं। और ये होता है मैग्मा, इसमें मैग्नीशियम होता है। तो इन दोनों परतों में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, तो सबसे ज्यादा इसमें होती है सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब मिट्टी, लेकिन सिलिकॉन SI के रूप में नहीं रहता है। ये किस रूप में रहता है, ये रहता है SiO2 के रूप में। SiO2 मतलब रेत, रेत कह लीजिए, मिट्टी कह लीजिए, सिलिकॉन ऑक्साइड कह लीजिए, इसको SiO2 के रूप में रहता है। अब बताइए Si अकेला है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी होगी इसमें, ऑक्सीजन होगी। तो सबसे ज्यादा गैस जो होती है यहां पर ऑक्सीजन होती है। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होता है, वो Si होता है, सिलिकॉन होता है। तो 2 चीजें तो ये याद रखनी। एक चीज ये याद रखनी है कि आप जब नीचे को जाएंगे तो टेम्परेचर नीचे को बढ़ेगा या घटेगा, कैसे याद रहेगा, नीचे ज्वालामुखी का लावा होता है, लावा क्यों गर्म है नीचे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तभी तो नीचे को जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। वैसे भी टेक्टोनिक प्लेटें जब हिलती हैं तो गर्माहट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो नीचे जाने पर कितना टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस। एक बात ये याद रखें, नीचे आप 32 मीटर जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए। और जब बिल्कुल आप इसके लावा में पहुंच जाएंगे तो लावा में कौन कौन सी चीज होंगी, लावा में बताइए, इसका जो लावा है अंदर जो पिघला हुआ रहता है उसमें कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, लावा में, लावा में मेटल होती हैं निकिल, क्रोमियम और Fe और CO।
खास करके FeCO और Ni, ये 3 मेन होती है। निकिल, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, कोबाल्ट, ये तीनों पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। जब ये ज्वालामुखी फटता है तो पूछता है सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकल। जब ये फटता है तो सबसे ज्यादा इसमें से क्या निकलता है, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा निकलता है, तो तत्व यही 3 बोलने हैं सबसे ज्यादा निकलने वाला। और सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो जल वाष्प निकलती है। ये ज्वालामुखी से आता है, लेकिन चूंकि हम ये ज्वालामुखी कर नहीं रहे हैं तो केवल इतना सा जान लीजिए कि जो निकलेगा नीचे से वो लावा, उसमें 3 ये धातु मिलेंगे। और एक जल का, पृथ्वी पर जो जल का प्रतिशत है वो कितना है, जल का प्रतिशत, और जो बाकी बचा वो कितना प्रतिशत है, तो 71% लगभग पानी, 71% पानी। अब इसके अगली चीज ले लीजिए, जलमंडल, तो 71% पानी, पानी के बारे में ही बात करेंगे पूरा। जितना भी पानी है उस पानी में से, अब वो पानी कहीं भी हो सकता है, वो नदी में भी हो सकता है, वो झील में भी हो सकता है, वो समुद्र में भी हो सकता है, महासागर में भी हो सकता है, वो जमीन के अंदर भी हो सकता है, जमीन के ऊपर भी हो सकता है, जलवाष्प के रूप में भी हो सकता है, वो पानी किसी भी रूप में हो सकता है। तो पानी चाहे कहीं भी हो, पूरे पानी को अगर हम देखें तो उस पूरे पानी में से एक हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीठा पानी कितना, मीठा पानी, या उसको कह सकते हैं पीने योग्य पानी कितना है। तो देखिए बाकी पानी में से सिर्फ 2.59 ये मीठा पानी है। इसको मीठा पानी भी कह सकते हैं, इसको फ्रेश वाटर भी कह सकते हैं, या यूज होने वाला पानी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ये खूब बनता है, मीठा पानी जिसको हम पीते हैं। तो जो पीने योग्य पानी है पूरी पृथ्वी पर, अरे बातें मत करो, पूरी पृथ्वी पर मात्र 2.59% है। जबकि पानी है कितना, पूरी पृथ्वी का 71% पानी है। और 71% को अगर हम वैसे देखें पानी को, तो 1.386 अरब घन किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये चाहे ठोस के रूप में हो ग्लेशियर, चाहे द्रव के रूप में हो पानी, और चाहे भाप के रूप में हो गैस के रूप में, ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। 1.386 अरब घन किलोमीटर, एक ये एक लगभग याद रखना है कि पूरी पृथ्वी पर पानी है। तो पानी तो लिमिटेड है ना, पानी चाहे कहीं भी रहे लेकिन है लिमिटेड, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड है। तो पूरा पीने लायक कितना है, 2.59। अब 2.59 में से वो कहां से कितना मिलेगा, देखिए अगर ये ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर में मात्र 1.78% मिलेगा। इसमें से ग्लेशियर में, चाहे वो ग्लेशियर चाहे ध्रुव वाला हो, और चाहे ग्लेशियर कहीं जैसे हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है, तो कोई सा भी हो, पूरे को मिलाकर के 1.78%। और जो ग्राउंड वाटर है मात्र 0.75। अगर यहां पाइप लगा लिया तो आप 0.75 यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। इसलिए अच्छा ग्लेशियर से लो पानी। जो प्लांट जो पानी के होते हैं ये इनका तो दी एंड हो जाएगा कुछ दिन के बाद, ग्लेशियर पर है। और बाकी रिवर्स में मात्र 0.06, चाहे कितनी भी बड़ी चाहे कितनी भी लंबी नदी क्यों ना हो, टोटल को मिला लीजिए आप, नदी और झील दोनों का मिला के 0.06। क्वेश्चन बन जाएगा कि नदियों का पानी का प्रतिशत कितना है। तो ये मेन 3 जगह का जरूर याद रखिए, 1.78, 78, ये तो याद रह जाएगा ना 1.78, और 78 को ही 75 कर दीजिए तो ये भी याद रह जाएगा। बस 0.6 वाला ये कोई ज्यादा वैल्यूबल नहीं है, ये 2 का जरूर याद रखिए। क्लियर हो गया। पानी, पानी की रिसाइकलिंग कैसे होगी वो हम आगे जानेंगे। आगे बढ़िए, अब हम वायुमंडल का कर लें। वायुमंडल में हमें पता है कि लेयर होती है,
जैसे जहां तक हम लोग जी रहे हैं, जीव रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहाँ सांस बड़े आराम से मिल जाती है, जहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बरसात हो रही है, कोहरा आ रहा है, तो ये सब क्या कहलाता है? ये 15 किलोमीटर का एरिया है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर या हिंदी में क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल केवल 15 किलोमीटर तक है। कहां से? हमारे यहां से, जहां हम बैठे हैं ना, समुद्र तल से। इस समुद्र तल से 15 किलोमीटर का एरिया ट्रोपोस्फियर, और इसके बाद 40 किलोमीटर का जो एरिया है ये होता है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, समताप मंडल। इसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है ताप मंडल, और ताप मंडल में ही होता है आयन मंडल, आयनोस्फियर। आयनोस्फियर, किसे भूख लग गई? और ये होता है बाह्य मंडल। भूख लग गई? लेकर आया करो कुछ काजू पिस्ता बादाम, जेब में डालना है, और बीच बीच में, अरे काजू पिस्ता बादाम नहीं है तो कुछ और ले आए। जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन है वो महंगी चीज में मिले, प्रोटीन सस्ती चीज में भी हो सकती है। प्रोटीन ही तो चाहिए हमें, जो ज्यादा जरूरत है वो प्रोटीन की है और मिनरल की है। तो मिनरल्स मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई रिक्शा चलाने का काम या मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं ज्यादा। हमें अगर हमें 1500 कैलोरी भी मिल जाए, 2000 के आसपास मिल जाए, 1500 2000 के आसपास, तो पर्याप्त है। ना मिले हमें 2900 कैलोरी, भाई एक सामान्य व्यक्ति को 2900 कैलोरी की जरूरत होती है, मेहनती को 3200 3500 कैलोरी की जरूरत होती है, बहुत मेहनत करता है तो 4200 कैलोरी की जरूरत होती है। हम सामान्य से भी कम काम कर, 2500 कैलोरी पर्याप्त। देखिए 1500 कैलोरी हमारी अंदर की एक्टिविटी के लिए चाहिए होती, जैसे कि श्वसन की क्रिया हो रही है, पाचन की क्रिया हो रही है, इन चीजों के लिए 1500 कैलोरी चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं लोगे तो अंदर के अंग डैमेज होने लगेंगे, काम करना बंद। तो 1500 तो वो हो गई, प्लस 500 और हमारे लिए जो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए ले लो, जैसे कि कुछ चलते भी हैं, कुछ बोलते भी हैं, कुछ सोचते भी हैं, तो 500 और कर लो, 2000 हो गई। बस 2000 पर्याप्त है। 2500 ले लो, बहुत ज्यादा जा रहे हो तो 2000 तक लेते रहो। तो थोड़ा सा ले आया करो, 500 कैलोरी नहीं 200 कैलोरी का आइटम ले आओ। एक मुट्ठी अगर चना भी ले आए तो आराम से 100-150 कैलोरी हो जाएगी, पर्याप्त। ढूंढ लिया, थोड़ा सा कैलोरी मिल गई, चलते रहोगे। चलो आगे बढ़ो। इसमें देखिए कई चीजें पूछता है इसमें, जैसे हम जहां रहते हैं, जहां स्ट्रेटोस्फियर है, यहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं जैसे कि बरसात होगी, बादल, तूफान, ये सब कहाँ होते हैं? तो मंडल में होते हैं। और इस मंडल में ऊंचाई पर जब जाएंगे तो टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा ऊंचाई पर जाने पर। जरा जाओ पहाड़ी इलाके पर जाओ, तो पहाड़ी पर गर्मी लगती है, ठंड ठंडी हो जाती है ना, मौसम ठंडा हो जाता है, तो ऊपर जाने पर ताप कम होने लगता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अरे अभी हम उत्तराखंड में चले जाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, केवल कुछ ही दूरी पर टेम्परेचर घट रहा है। ग्लेशियर आप चले जाइए हिमालय की वादियों में, टेम्परेचर घट करके आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाता है। लेकिन ये क्या है? समताप मंडल, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहां टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो यहां पर क्या चीज है बेस्ट है? क्या?
अरे यहाँ पर जो हमारे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं उनके लिए उड़ाने को बहुत अच्छी जगह है। हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। यूवी रेज कहाँ होती हैं? समताप मंडल में। ऊंचाई बढ़ने पर ताप ताप नो चेंज, ताप नहीं बढ़ेगा। हेलीकॉप्टर तो हमारे यहीं उड़ा लिया जाता है, नीचे नीचे उड़ जाता है हेलीकॉप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ बादल रहते हैं ना कोई तूफान रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से उड़ाओ। इसके बाद जो जो ओजोन परत होती है यहाँ पर, ओजोन परत इसी में, बताइए ओजोन परत क्या काम करेगी? इसका डिटेल हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ केवल जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो कर लीजिए। क्या करेगी ओजोन परत? यूवी रेज को आने से रोकती है, क्योंकि यूवी रेज अगर आ गई तो पृथ्वी पर सारे जीव मर जाएंगे, सारे जीव मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। यूवी रेज को कौन रोकता है? ओजोन परत। कह सकते हैं प्रकृति का, नेचर का सेफ्टी बाल्ब कौन है? ओजोन परत होती है। इसके बाद मीजोस्फीयर होता है, मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल में अगर ऊपर को आप जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। यहां टेम्परेचर घट रहा था, फिर सेम रहा, फिर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ता है यहां पर। और यहां पर उल्का पिंड, उल्का पिंड यहीं आकर के जलती हैं। उल्का पिंड जो जलती हैं, अगर ऊपर से रॉकेट अगर वापस आएगा तो सबसे ज्यादा कहां जलेगा? इसी मंडल में जलता है। उल्का पिंड यहीं आकर के जलती हैं और टेम्परेचर ऊपर को जाने पर बढ़ता है, घटता नहीं है, ये बढ़ता है। और इसके बाद आ जाता है ताप मंडल, या इसके ठीक ऊपर को आयन मंडल होता है। आयन मंडल में क्या क्या होगा? यहां जितनी भी रेडियो तरंगें हैं, टीवी, रेडियो, जितने भी संचार के उपकरण हैं वो सब यहीं से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? रेज जाएगी और यहां से टकरा करके नीचे आ जाती है। जो भेजता है, ट्रांसमीटर भेजता है, रिसीवर ले लेता है। जैसे कहीं दूरदर्शन का केंद्र है तो वहां एक ट्रांसमीटर लग रहा होगा, ट्रांसमीटर सिग्नल को भेजेगा और यहाँ आ जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में, तो सीधे हमारे यहाँ नहीं चलती है नीचे, ये पहले आयनोस्फीयर में जाती है, फिर वापस आकर के दूसरे का मोबाइल कनेक्ट होता, डायरेक्ट नहीं। तो ये आयन मंडल से ये रेडियो तरंग है। और एक ऑरोरा, ये भी यहीं दिखाई देता है। उल्काओं जैसा ही हो गया, जैसे उल्काएं जलती हैं, ये उल्काएं ऊपर जो है ऊपर रहती है, तो ये भी यहीं पर। और एक एक्सोस्फीयर, यहाँ क्या हो जाता है कि वायुमंडल बहुत ज्यादा विरल हो जाता है, दूर दूर हो जाती हैं, और जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, वो सब कहाँ लगाए जाते हैं? वो यहीं पर स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट। और जो युद्धक विमान उड़ाए जाते हैं वो भी यहीं पर उड़ाए जाते हैं, युद्धक विमान। क्यों? ऐसा क्यों? कोई किसी का सैटेलाइट कैच ना कर पाए, रेडार ना कैच कर पाए, रेडार ना कैच पाए। रेडार कहां से काम करता है? सिर्फ यहां तक काम करेगा, इससे ऊपर काम। क्लियर? अब आ जाइए पूरे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो या तो जैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे या अजैव घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अजैव घटक के बारे में आ जाइए। तारे, तारे तो अंतरिक्ष में ऊपर दिखाई देंगे, काफी ऊंचाई, बाह्य मंडल में होंगे, बाह्य मंडल लास्ट। चलो इस पे आ जाइए, एबायोटिक, अजैव घटक। ध्यान रखिएगा ये अजैव घटक नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, क्योंकि जीव से कोई मतलब नहीं है। जितने भी जीव हैं वो जैविक घटक हैं और जितने भी निर्जीव हैं वो अजैव घटक हैं। लेकिन सारे निर्जीव अजैव घटक हमारे लिए नहीं है। जैसे कि कोई चीज हम अगर हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है तो उससे क्या मतलब है? जैसे कि इफेक्ट डालेगी हवा, वाटर पानी, मिट्टी, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स,
ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर हैं जो हमारे इकोसिस्टम को खराब करेंगे या बनाए रखेंगे। तो एयर में कौन कौन सी एयर होगी हमारे वायुमंडल पर, जरा बताइए थोड़ा सा। एयर में बोलो। और एक आध बताओ। अरे सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन 78.04%। दूसरे नंबर पर होगी ऑक्सीजन 16%। कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी, CO2 होगी। ये गैसें होंगी वायुमंडल में। तो हमारे मतलब की जो गैस है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन घटेगी बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी बढ़ेगी, या कोई और गैस अगर ऐड होगी तो हमारे लिए खत्म। तो इस तरह से ये जितनी भी एयर में गैसें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पानी के बारे में, पानी में कोई चीज ऐड हो गई जो हमारे लिए नुकसान देगी, वो पॉल्यूशन के बारे में मानी जाएगी। ऐसे ही मिट्टी में कोई केमिकल आ गया तब भी। लाइट मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। जैसे जो कमरे के अंदर रखे पौधे उनको लाइट नहीं मिल रही, किसी को लाइट ज्यादा मिल रही है, ये नुकसान है। ऐसे टेम्परेचर मान लो कहीं ठंडक ज्यादा है, जैसे ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर ठंडक ज्यादा है, रेगिस्तान है वह गर्मी ज्यादा है, तो फर्क तो डालेगी ना। और मिनरल भी डालेंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। इधर की तरफ जो आएंगे या तो प्लांट होंगे, प्लांट मतलब स्वयं पोषी जो अपना भोजन खुद बना लेते, या इनको खाने वाले होंगे, एनिमल जानवर होंगे। कुछ सूक्ष्म जीव भी होंगे, सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंदी, शैवाल, ये इस तरह के छोटे जीव होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तीन चीजें मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेगी। अब ये किस तरह से इकोसिस्टम पूरा बनाएंगे, यहां पर देखिए इकोसिस्टम हमें दो तरह का देखने को मिलेगा। दो तरह को देखने को मिलेगा। जैव घटक और अजैव घटक के बीच में जो संबंध बनेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? जरा पीछे से खड़े हो जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? अरे जोर से बोलो अपने नाम को। हाँ, ताकत रहनी चाहिए ना। ये बताओ, जैव घटक और अजैव घटक के बीच में अगर कोई कनेक्शन बन गया, संबंध बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे इसको? अरे अभी हम जो बात कर रहे हैं जैव घटक और अजैव घटक के बारे में, हमने जाना ये जितने भी नॉन लिविंग है, प्रकाश, जल, वायु, तापमान, मिट्टी, खनिज, ये सब क्या है? अजैव घटक हैं। और जितने भी उत्पादक हैं, पौधे हैं, उपभोक्ता जंतु हैं, अपघटक हैं, जैसे कि छोटे छोटे जीव, जीवाणु या फंगस, ये सब मिलाकर के ये जैव घटक बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम नाम दिया था एजी टांसले, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में बताया, एजी टांसले। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। कहीं भी देखिए, यहाँ पर जंतु भी हैं, यहाँ पर पौधे भी हैं, यहाँ पानी भी है, पहाड़ी भी हैं, ये सब पूरा मिलाकर के इकोसिस्टम है। इनमें जो तालमेल है ना, यही इकोसिस्टम है। जो तालमेल बिगाड़ेगा वो पॉल्यूशन है। बढ़ जाओ। जो तालमेल बनाएगा वो इकोसिस्टम है, जो तालमेल बिगाड़ेगा वो पॉल्यूशन है। सिर्फ हमें यही पढ़ना है पूरे में। तो ये जो इकोसिस्टम होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, भाई नेचुरल हमने नहीं बनाया, प्रकृति का बना हुआ है। एक हम बनाए हुए हैं। नेचुरल में कौन कौन सा आएगा? जैसे कि वन है, वन में जीव ऐसे रहते हैं, समुद्र है ऐसे रहता है, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सब नेचुरल है। और अगर हमने मान लो बना रखे हैं, जैसे कि हमने एक एक्वेरियम बना दिया, या हमारा खेत है, या हमारा बगीचा है, तो ये क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम।
तो कृत्रिम में बहुत सारे हो सकते हैं, बागवानी हो सकती है, गार्डन हो सकता है, हमारी खेती हो सकती है, कृषि, एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम हो गया, और जो इकोसिस्टम हम वैसे बना लेते हैं वो भी हो जाएगा, जलवाष्प वाला, मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन, जो फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्री के चारों तरफ कुछ पेड़ भी लगा लेते हैं, तो वो क्या पूरा एक इकोसिस्टम ही बन गया उस फैक्ट्री का। चाहे वो गंदगी वाला है इकोसिस्टम, लेकिन है तो ऐसे कचरा डाल रहा है तो कचरा वाला भी एक इकोसिस्टम ही है। भाई कचरा अगर शहर से नहीं निकलेगा तो शहर बेकार हो जाएगा। अब वो कचरे को मैनेज करना, तो वो भी तो एक इकोसिस्टम है कि हम उससे खाद बनाए, या जो प्लास्टिक है उसको एक तरफ निकाल के उसको रिसाइकिल कर लें। तो इस तरह से शहर का भी एक अपना इकोसिस्टम होता है पूरे का। तो इस तरह से जैव और अजैव घटक के बीच में जो हम एक तालमेल को बनाने की कोशिश करते हैं वो आर्टिफिशियल है इकोसिस्टम। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो, और कोशिश नहीं कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक है, चाहे वो तालाब है, झील है, नदी है, चाहे समुद्र है, ये सब क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो देख करके आप लगा लेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले हम इकोसिस्टम में जो जैव घटक है, उत्पादक के बारे में करते हैं। प्रोड्यूसर, नाम से ही पता लग रहा है ये प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, बोलो, अरे फूड, फूड प्रोड्यूस करेगा। पूरी दुनिया में एकमात्र पौधे ही है जो भोजन को खुद बना लेते हैं, बाकी दूसरे पे डिपेंड करते। तो पौधों में ऐसी क्या चीज है जो भोजन अपना खुद बना लेते? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों में क्या चीज होती है? पत्तियों में क्लोरोफिल, हरित लवक। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और भोजन को बना लेते हैं। भोजन को स्टोर किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप। अब उस स्टार्च को चाहे पौधा अपने लिए यूज करे, चाहे इसको कोई एनिमल आ जाए, कोई भी खा सकता है। तो ऊर्जा का स्रोत पहला और मूल कौन है? ऊर्जा का स्रोत कौन है? ना, सूर्य। अगर सूर्य ऊर्जा इसको नहीं देता तो भोजन बना पाता? तो ऊर्जा का स्रोत कौन हुआ? ऊर्जा का इस पृथ्वी पर पहला स्रोत सूर्य, पहला स्रोत। इसलिए तो हिंदू धर्म में सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को एक देवता के रूप में मानते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो संचार है वो सूर्य से है। सबसे बड़ा स्रोत कौन है? अंतिम कौन होगा? उस दिन पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाए। तो स्रोत सूर्य ही है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है विकिरण के रूप में आ रही है, दीर्घ विकिरण के रूप में, दीर्घ विकिरण के रूप में आ रही है। और आने के बाद फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पौधे ऊर्जा को अपने पास 100% ऊर्जा आई, पौधों ने कितने परसेंट ऊर्जा ली? जितनी भी ली वो तो 100 ही मानी जाएगी। कुछ ऊर्जा आकर के परावर्तित हो जाती है, कुछ अपवर्तित हो जाती है, कुछ पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जितनी भी इसने ली वो 100% ऊर्जा को हम पौधे में मान करके चलेंगे। अब यहां से आगे जो ऊर्जा चलेगी वो हमारी इकोसिस्टम में होगी। यहां के बाद ये ऊर्जा कैसे चलती है आगे, इसी के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो पौधों ने ऊर्जा कहां से बनाई, प्राप्त की। अब ये जो प्रोड्यूसर हैं, चूंकि ये भोजन खुद बना रहे हैं, इसलिए इन पौधों को क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी बोलते हैं।
स्वयंपोषी बोलते हैं इनको, स्वयंपोषी, जो अपना पोषण खुद कर लेते हैं, वो स्वयंपोषी। तो जितने भी उत्पादक हैं, चाहे वो उत्पादक जलीय हों, एक्वेटिक हों, जैसे कि जो समुद्र पे जो तैरते रहते हैं शैवाल, उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। कभी कभी नाम आएगा कि फाइटोप्लैंक्टन किसका एग्जाम्पल है। तो ये जलीय उत्पादक हैं। समुद्री शैवाल, सीबीड कह देते हैं इसको, समुद्री खरपतवार भी कह देते हैं। समुद्री खरपतवार बताएंगे कहाँ मिलती है ज्यादा देखने को? समुद्री खरपतवार जहाँ बारामूडा त्रिभुज है उसके चारों तरफ बहुत बड़े लेवल पर ये सीबीड है। जलकुंभी है, जलकुंभी, चलो बताओ, तुम ही बताओ, खड़े हो। जलकुंभी क्यों तैरती रहती है? उसमें ऊतक कौन सा है? हाँ, उसमें ऊतक कौन सा है? ऊतक बताओ। अब देखो ये फंसेंगे, अब बीच में क्वेश्चन आएंगे। ऊतक कौन सा है इसमें? टिश्यू कौन सा है? जो तैरने में मदद करता है, बोलो। अरे कौन सा टिश्यू तैरने में है? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का एक टाइप है, एरेनकाइमा है, जो इसको तैरने में मदद करता है। बैठ जाओ। तो जलीय उत्पादक ये स्थल वाले भी हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, घास हो सकती है, झाड़ी हो सकती है, जड़ी बूटियां, जमीन पर वाले भी हो सकते हैं, और कुछ हवा वाले भी आते हैं आजकल, तो हवा वाले प्लांट भी हैं। तो कोई भी प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट, वो सब क्या है? उत्पादक है। 100% एनर्जी को यहां से लेकर के चलेंगे। अब इसके बाद इन को जो खाएगा, इन पौधों को जो भी कोई खाएगा, अगर पहली बार खा रहा है, पूरी तरह से पौधे ही खा रहा है, कुछ और नहीं, तो उसे बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कंज्यूमर है ना ये, कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि इससे इसने एनर्जी ली, इसलिए कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि गाय, हिरन, खरगोश, टिड्डा, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, ये कभी मांस खाते हैं? पूरी तरह से शाकाहारी। जो पूरी तरह से शाकाहारी है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और इसको जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। जैसे कि सांप किसको खाएगा? मेढक को नहीं, टिड्डे को खा लेता है। मेढक किसको खाएगा? टिड्डे को खा लेगा। छिपकली किसको खाएगी? टिड्डे को खा जाएगी। छोटी मछली क्या खाएगी? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खा जाती है। नेवला, बिल्ली, उल्लू, ये कोई भी जीव है जो इनको खा जाता है, वो सेकेंडरी में आता है। और इनको भी जो खा जाता है वो टर्सरी में आता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। जैसे कि शेर, बाघ, मगरमच्छ, बड़ी मछलियां, सियार, जंगली कुत्ता, ये इनको भी खा जाते हैं। और जो इनको भी खा जाते हैं वो चतुर्थक होते हैं ना, जिसको कोई नहीं खाता है और ऊपर नहीं खाएगा, और ऊपर इनके खाने वाला कोई नहीं होगा, तो वो कौन है? चतुर्थक है। जैसे कि बाज, गिद्ध, समुद्र शार्क, भालू, इनको ऊपर कोई नहीं खाएगा। ये कौन है? चौथे हैं। एक होता है सर्वाहारी, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब है जो इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, इसको भी खाएगा, और जो इसको भी खाएगा और इसे भी खाएगा। जो किसी को भी खा जाए वो इंसान है। और इंसान के अलावा एक भालू भी इसी में आता है, और पिग भी इसी में आता है, और कौवे को भी इसी में मानते हैं। कुछ लोग मुर्गी और चूहे को भी इसी कैटेगरी में मान लेते। चूहा तो है ही, मुर्गी को भी मान लेते हैं, लेकिन मुर्गी को मत रखो क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगी, छोड़ दो। ये बहुत गहराई में जब जाओगे तब आएगा ये। तो जो सबको खा जाए वो ओमनीवोरस है, सर्वाहारी। तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी। भालू क्या है? सर्वाहारी। ऐसे पूछेगा कि शेर क्या है? टर्सरी कंज्यूमर।
बिल्ली क्या है? बिल्ली सेकेंडरी कंज्यूमर। सांप क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। बिच्छू क्या है? कहाँ है बिच्छू? यार बिच्छू कहाँ है? अरे तो बिच्छू किसको खाएगा? बिच्छू तो इसको भी खा जाएगा। बिच्छू डंक मारेगा। बिच्छू डंक क्यों मारता है? क्या खून चूसने को? बचाव के लिए। शत्रु मान के बिच्छू डंक मारता है। लेकिन बिच्छू किनको खाता है? वो छोटे छोटे जीवों को खाता है। वो कहीं टर्सरी में आएगा। टर्सरी में आएगा तो इस तरह से पूछ लेगा कि ये जीव कौन से लेवल पर आता है। जितना आप आगे बढ़ रहे हैं ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जा रहा है। ट्रॉपिक लेवल T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है और एनर्जी लगातार घट रही है। क्योंकि एक रूल दिया था, वो रूल देने वाले लिंडमान हैं कि 10% ही एनर्जी आगे जाती है, 90% ये खुद यूज कर ले। तो यहाँ पौधे से जो ऊर्जा ली 10% यहाँ आएगी, 10 आगे जाएगी, आगे 10 जाएगी। इस तरह से क्लियर हो गया? यहाँ आगे बढ़ जाए। कंज्यूमर, ये सारे कंज्यूमर आ गए। कंज्यूमर कई तरह के होते हैं। एक जो खुद भोजन बना लेते हैं, जिनकी हमने बात कर ली, स्वयंपोषी। और जो भोजन अपना नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं, मतलब भोजन पचाते ही नहीं हैं, दूसरे से बना हुआ भोजन लेते हैं। वो है परजीवी, पैरासाइट। जैसे कि अमरबेल पौधे से लेती है और जोंक हमारे खून को चूस जाती है, अपना भोजन नहीं बनाते। और एक कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, केवल मांस खाते हैं, शेर, बाघ, गरुण, ये केवल मांस खाते हैं, तो वो क्या है? कार्निवोरस। और जो सबको खा जाते हैं, पौधे भी मांस भी, वो है ओमनीवोरस। एक ओमनीवोरस, एक कार्निवोरस, इनको तो खूब पूछता है। अब आ रहे हैं, अभी आगे बढ़ो। ये कौन है? सारे कंज्यूमर थे अब तक। अब एक नया शब्द आ रहा है, इसके बेंजर। अगर इसके बेंजर हटा दिए तो ये जो सुरक्षा चक्र है टूट जाएगा। एनर्जी का जो आगे बढ़ रहा था वो ब्रेक हो जाए, इकोसिस्टम बेकार हो जाएगा। तो ये मेन कड़ी है। कैसे? जैसे ही कोई जीव मर जाएगा, जिंदे को तो सब खा रहे थे, कोई मरे हुए को खाएगा? खाएगा। स्कैवेंजर्स का मतलब है जो मरे हुए जीवों को खा जाते हैं और खा करके कन्वर्ट किस में करेगा? खाने के बाद कन्वर्ट किस में करेगा? बोलो। यही मेन चीज है। स्कैवेंजर्स कन्वर्ट करेगा। वो जीवित पदार्थ खा रहा है ना, जैव खा रहा है ना, अजैव तो नहीं खा रहा, जैव खा रहा है। कोई भी मृत पदार्थ को खा रहा है, उसके शरीर के टुकड़ों को खा रहा है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। अगर तोड़ रहा है तो वो क्या है? इसके वेंजर है। और अगर वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, वही 5 तत्व जो बोलते हैं, अगर पंच तत्व में विलीन कर रहा है तो वो अपघटक है। अपघटक है। आगे चल के एक अपघटक और आएगा तो वो अपघटक है। इसको बोलेंगे डीकंपोजर, अपघटक। यहां क्या होगा? पौधा उसको फिर से ऑब्जर्व कर ले, खाद बना रहा है। एक तरह से आप यह कहिए खाद बन गई। जब खाद बनेगी तो डीकंपोजर, और जब वो खाकर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा तो वो स्कैवेंजर। इसलिए इन जीव को क्या बोलते हैं? ये सफाई कर्मी बोलते हैं। प्रकृति के मेहतर बोला जाता है, प्रकृति के मेहतर बोला जाता है, सफाई कर्मी बोला जाता है, स्वच्छक जीव बोला जाता है। जैसे कि पक्षियों में गिद्ध है, कौवा है, चील है, साइन है, बगुला, आयरु, ये पक्षियों में। स्तनधारियों में कहें तो लकड़बग्गा, सियार, कुत्ते, भेड़िया, भालू, चीता। और कीटों में बात करें तो कुछ मक्खी, तिलचट्टा, चींटी, दीमक, इस तरह के ये हैं।
और अन्न में कुछ मछलियां छोटी मछली को खा जाती हैं, छोटी मरी हुई मछलियों को खा जाती हैं। तो क्या कर रही हैं? समुद्र को साफ कर रही हैं, पानी को साफ कर रही हैं। कुछ झींगा तो खाते ही हैं, ऑक्टोपस खाते ही हैं, केकड़े खाते ही हैं। तो इस तरह से ये सब क्या है? सफाई करने वाले जीव हैं। जो सफाई करने वाले जीव हैं हमारी इकोसिस्टम का, उनको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव। आगे बढ़िए। अपघटक क्या होते हैं? ये इनको, मृत को ही तोड़ देते हैं और तोड़ करके क्या चीज बना देते हैं? एक तरह से खाद बना देते हैं, और खाद को पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है। बस साइकिल कंप्लीट। तो साइकिल को कंप्लीट कौन कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं। अगर वो एक बार को ना भी होंगे तो भी पूरे हो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अब जैसे कोई जीव मरा तो कुत्ता बिल्ली ये सब खा गए जल्दी जल्दी, तो जल्दी से कंपोज हो जाता है, और यहाँ देर लगती है। तो इसमें दो ही चीजें होती हैं। कुछ कवक होते हैं जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, ईस्ट, खुम्बी, ये कुछ कवक होते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जैसे कि लैक्टोबिलस, कोलाई, ये बैसिलस, ये कुछ जीवाणु होते हैं। ये छोटे छोटे तत्वों में तोड़ देते हैं। कौन से तत्वों में? पोषक तत्वों में। जो पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं उनमें तोड़ देते हैं, और ये साइकिल पूरी करा देते हैं। तो इस तरह से सूर्य से ऊर्जा चली उत्पादक में, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी, फिर चलते 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 ये फिर से जो है पौधों में चली गई। तो ये पूरी एक साइकिल कहलाती है। इस एक चेन बन गई ना, तो इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो फूड चेन में एनर्जी आगे जाती रहती है। ये होगी फूड चेन। और जब बहुत सारी फूड चेन हो जाती है तो उसको बोलते हैं फूड नेटवर्क, खाद्य जाल। मतलब एक एक जंतु के लिए खाने के लिए कई ऑप्शन होते हैं कि ये घास भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये किसी और को भी, मतलब बहुत सारे जब ऑप्शन आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फूड नेटवर्क। खाने के बहुत सारे ऑप्शन। और इसी में एक हम करेंगे लिंडमान का नियम, 10% का नियम, कि आगे ऊर्जा कितनी जाती है। तो आगे जो ऊर्जा जाती है वो केवल 10% जाती। ये किसने दिया था रूल? लिंडमान ने। 10%। कैसे जाती है 10%? जैसे उत्पादक में 10,000 है जूल है, तो आगे 10% कितनी जाएगी? 1,000 जाएगी। अगले वाले में फिर 10% केवल 100 जूल जाएगी, फिर 10 जूल जाएगी, फिर 1 जूल जाएगी। शीर्ष पे जाकर के TL 5th, ट्रॉफिक लेवल 5वें पे कितनी गई? 1 जूल। क्वेश्चन बनेगा, ट्रॉपिक लेवल 5वें पर किसी एक जंतु को 1 जूल ऊर्जा मिलती है। बताइए कि प्राइमरी लेवल पर या TL सेकंड के लिए ये कितनी ऊर्जा मिल रही होगी? तो आप क्या करेंगे? 1 जूल का पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो इस तरह से ये आपका आंसर यहां पर आएगा 1,000। ऑप्शन लगेगा 1,000। कभी सीधा नहीं पूछेगा, आपसे उल्टा पूछे। तो ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन का 1 जूल बनेगा 10 10 10 चलते हुए, और कितनी बार चलाना है? इतनी बार चलाना है। मतलब एक लेवल पे 1 जीरो हटा दो, दूसरे लेवल पे जाकर के दूसरे जीरो हटा दो, तीसरे लेवल पे जाकर तीसरा हटा दो, तो ये बन गया। कितने लेवल पीछे है उतने जीरो हटा दो, आपका आंसर लग गया। लग जाएगा। ये न्यूमेरिकल आते हैं यहां पर। 10% का रूल, आगे मात्र 10% जाती है, ये लिंडमान ने बताया। इसके बाद की देर तो नहीं है? देर नहीं, और देख लो थोड़ी देर, बस थोड़ी देर का है, फिल्म चल रही है, थोड़ी देर और देख लो। चलो, ये होते हैं पिरामिड। देखिए अभी हम बात कर रहे थे पॉन्ड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए पॉन्ड की बात कर लो, या पॉन्ड की बात मत करो, पहले फॉरेस्ट की बात कर लो, जंगल की। जंगल में पेड़ कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। मान लिए 100 हैं। क्या हिरन भी 100 होंगे? हिरन 100 होंगे? हिरन कम होंगे। पक्षी और कम होंगे, ऊपर वाले और कम होंगे। शेर कितने होंगे? अरे शेर थोड़ी होंगे 100, कम होंगे ना। तो ऊपर को जब जा रहे हैं तो ये पिरामिड छोटा होता जा रहा है। रियल में पिरामिड ऐसा ही होता है, नीचे बड़ा और ऊपर को छोटा। तो ये पिरामिड कैसा है? सीधा। क्वेश्चन पूछेगा कि फॉरेस्ट में
पिरामिड कैसा बनता है? किसका? नंबर का, संख्या का। अगर हम जीवों की संख्या देखें तो संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है, अपवर्ड बनता है, सीधा। ऐसे ही अगर हम ग्रास लैंड में देखें, एक घास के मैदान में देखें, तो घास के मैदान में ये 100 होंगे, आगे ये 35 होंगे, ये 12 होंगे, ये 3 होंगे, ये 1 होंगे, तो ये भी सीधा बना, घटते जा रहे हैं, सीधा बनता है। लेकिन अगर हम तालाब में देखें तो तालाब में ये ज्यादा संख्या में होंगे, ये और कम संख्या में होंगे, ये छोटी मछली और कम में होंगी, और बड़ी मछली और कम होंगी, सबसे बड़ी मछली एक आधी होगी, ये भी सीधा बनता है। संख्या में पिरामिड सीधा बनता है, चाहे कहीं भी हो। ठीक, कमी बनेगा। अब आगे बढ़ जाओ। अगर हम भार में बनाने लगे, वेट में बनाने लगे, जैव भार में, मतलब पूरे, अगर हम वन की बात करें, सारे पेड़ों का वजन अगर हम कर लें तो ये 4000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के सारे पौधों का वजन कर लिया। फिर पहले लेवल वालों का कर लिया, फिर सेकंड लेवल वालों का कर लिया, और थर्ड लेवल वालों का कर लिया। तो ये लगातार घट रहा है, और घटेगा तो ये सीधा हो जाएगा। जैव भार अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो पिरामिड सीधा बनता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जैव भार का पिरामिड वन में सीधा बनता है या उल्टा बनता है, या उल्टा कहां बनता है? तो उल्टा देखो यहां बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो किसका है ये? तालाब का। तालाब में जैव भार उल्टा बनता है। क्यों? तालाब में जितने भी शैवाल होंगे उनके वजन से ज्यादा ये छोटे मेढ़े कीड़े मकड़ों का ज्यादा वजन हो, उससे ज्यादा ये छोटी मछलियों का होगा, और बड़ी मछलियों का वजन और ज्यादा होगा। इसके ऊपर वहां पर पूरा गांव बना है, पूरे गांव के लोगों को अगर जोड़ लें तो उनका वजन और ज्यादा होगा। तो वजन नीचे को कम है, ऊपर को ज्यादा है, तो यहां उल्टा बन जाता है। तो उल्टा पिरामिड कहां बनता है? पॉन्ड में, जैव भार का। ऐसे ही इसमें एक चीज का और पूछता है, ऊर्जा का भी पूछता है। ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है कहीं भी, क्योंकि 10% जाएगी, 10% जाएगी, 10% जाएगी। जैसे कि ऊर्जा का ऊपर को कमी होती जाएगी ना ऊर्जा, तो जब ऊर्जा सब में ही कम होगी तो यह हमेशा सीधा रहता है, ऊर्जा का हमेशा सीधा। बस अब हम करेंगे जीवों के संगठन के बारे में। अगर जीव सारे के सारे शेर हैं, सारे के सारे आम हैं एक जगह पर, जैसे हमारे इस हॉल में सबके सब शेर हैं, तो वो क्या है? स्पीसीज है। अभी यहाँ पे सारे मनुष्य हैं तो एक स्पीसीज है, सारे कुत्ते बैठे हों तो एक स्पीसीज है। कहीं पर एक जैसा जीव है तो उसको बोलते हैं स्पीसीज। अगर वहां पर एक जैसे जीवों का झुंड है, जैसे शेरों का झुंड है, तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन, समष्टि। जैसे कि कोई घास का मैदान है, उसमें हिरणों का झुंड है, कोई खेत है, मक्का के सारे पौधे हैं, या गेहूं के सारे पौधे हैं, या कहीं कबूतर चुग रहे हैं पूरा का पूरा, तो कबूतरों की समष्टि है, कछुओं की समष्टि है। एक जैसे जीवों का झुंड क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है, या इसको पॉपुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा निम्न में से समष्टि किसे कहा जाता है? तो तमाम उसमें ऑप्शन होंगे। अगर वहां पर तमाम तरह के जीव हैं, हाथी भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है, पानी भी है, पेड़ भी है, तो उसे बोलते हैं समुदाय, कम्युनिटी। सामुदायिक विकास केंद्र, शादियां होती है सामुदायिक केंद्र में, दिन में वहां शादियां हो जाती हैं, रात में शादी हो जाती है, उसके बाद सब चले जाते हैं, वहीं आके कुत्ता सो जाता है, वही बिल्ली सो जाती है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? समुदाय में रहते हैं, क्योंकि हमारे बराबर में कुत्ता भी होगा, बिल्ली भी होगा, सांप भी होगा, बिच्छू भी होगा, चूहा भी होगा। तो हम कहाँ रहते हैं? समुदाय, मनुष्य समुदाय में रहता है। और ये शेर, शेर
शेर कुत्ता बिल्ली के साथ रहेगा? अकेला रहेगा ना। तो शेर किस में रहता है? समष्टि में रहता है, समष्टि में रहता है। और जो अकेला रहता है वो जाति है, स्पीसीज है। मतलब जातियां मिलकर के समष्टि बनाती हैं और समष्टियां मिलकर के समुदाय बनाती हैं। और जब एक जगह कई समुदाय रहते हैं तो उसे बोलते हैं जैव मंडल जीवोम। जैसे कि कोई मरुस्थल है, उस मरुस्थल में तमाम सारे जीव अपने अपने हिसाब से रह रहे होंगे। कोई पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय की वादी है, वह तमाम सारे जीव अपने अपने हिसाब से रह रहे होंगे। तो ये क्या बोला जाएगा? जीवोम। और जहां सारे जीवों को इकट्ठा कर लिया जाए उसे बोलते हैं बायोम, जीव मंडल, जीव मंडल। क्लियर? बस यहीं दी एंड करते हैं। अब हम पॉल्यूशन के बारे में करेंगे, वो कल करेंगे। 1 शॉट